वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। बैंक बंद होने पर अब खाता धारकों को 90 दिन के भीतर मिलेगी 5 लाख रुपए तक की जमा राशि। पेगासस जासूसी मामले पर बोले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री ने हमारे फोन में हथियार डाल दिया है। मौसम विभाग का दिल्ली के लिए अर्जेंट अलर्ट, पहाड़ों पर अगले 2 दिनों तक यात्रा न करने की चेतावनी। किसानों पर करीब 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, केंद्र बोला माफ करने का इरादा नहीं। गृह मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान, यूएपीए के तहत गिरफ्तार लोगों के नामों का खुलासा करना जनहित में नहीं। शांति प्रक्रिया और सुरक्षा मुद्दों पर बात करने के लिए तालिबान नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। और सऊदी अरब ने नागरिकों को चिताया, भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा की तो 3 साल बैन। – 2014 में सत्ता में आने पर मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों और इसमें रहने वाली जनता के विकास के वादे के साथ कई योजनाएं शुरू की थी। इनमें बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन ये योजनाएं अब अपने लक्ष्यों से पिछड़ती दिख रही हैं। ऐसी ही एक योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, जिसे केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल सिखाकर उन्हें रोजगार दिलाना था। सरकार ने योजना के तहत मार्च 2022 तक 28,82,677 युवाओं को ट्रेन कर रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जून 2021 तक योजना के तहत सिर्फ 10,89,445 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जबकि सिर्फ 7,03,618 लोगों को ही किसी तरह का काम दिलाया गया है। ये आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए राज्य मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लोकसभा में एक सवाल के जवाब से लिए गए हैं। पिछले 1 साल में योजना के तहत ट्रेन किए गए युवाओं और उन्हें रोजगार दिलाने के प्रतिशत में भारी गिरावट हुई है। इसके बावजूद कि लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में शहरों में काम करने वाले युवा अपने घरों को लौटे थे और वो इस अवधि में काम के लिए उपलब्ध थे। वित्त वर्ष 2021 में कौशल्य योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले और फिर रोजगार पाने वाले युवाओं का आंकड़ा क्रमशः 85.85 और 67.02% गिर गया है। 2020-21 में सिर्फ 33,716 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जबकि 49,528 युवाओं ने रोजगार पाया। वहीं 2019-20 में 2.38 लोगों को ट्रेनिंग दी गई और 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था। सबसे अधिक रोजगार देने वाले राज्यों की बात करें तो ओडिशा में योजना के शुरू होने से लेकर 30 जून 2021 तक सबसे अधिक 1.53 लाख युवाओं को योजना के तहत रोजगार मिला। वहीं आंध्र प्रदेश में 72,461, तमिलनाडु में 45,929, तेलंगाना में 45,429, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 38,990 युवाओं को काम मिला। युवाओं को कौशल देने के मामले में भी ओडिशा सबसे आगे रहा। वहां 2014 से 30 जून 2021 तक 1,83,260 ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जबकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 1,25,882, जम्मू कश्मीर में 59,065 और राजस्थान में 57,504 युवाओं को ट्रेनिंग दिया गया। बता दें कि वित्त वर्ष 2022 में जून तक सिर्फ 2,691 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है, जबकि 11,015 युवाओं को रोजगार मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। ओलंपिक खेलों का आयोजन कोई सस्ता सौदा नहीं है। कहने को ये खेल है, लेकिन असलियत में ये अरबों डॉलर का मामला है। ओलंपिक के आयोजन का खर्चा लगातार बढ़ते हुए अब किसी छोटे देश की समूची अर्थव्यवस्था के बराबर का हो गया है। टोक्यो ओलंपिक की ही बात करें तो इसका बजट करीब 7 अरब डॉलर था, लेकिन असल खर्च बढ़कर करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगर जानकारों की माने तो इस खर्चे का लंबे समय में कोई फायदा नहीं होता है। मेजबान शहर को खेलों के आयोजन स्थल, इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रम शक्ति और मनोरंजन के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और इसके लिए उसे इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के साथ अनुबंध करना होता है। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए आईओसी के समक्ष बोली लगती है, जिसमें बोली लगाने वाले बताते हैं कि वो कितना खर्च करेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो रकम दिखाता है, अंत में जाकर वास्तव में उससे कई गुना ज्यादा खर्चा हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2013 में उसने 2020 के आयोजन की बोली जीती थी।
अब इन खेलों के आयोजन का वास्तविक खर्चा 30 अरब डॉलर बताया जा रहा है, जबकि टोक्यो ने 2013 में करीब 7 अरब डॉलर की बोली लगाई थी। इन भारी भरकम खर्चे का बोझ स्वाभाविक रूप से जापानी करदाताओं के कंधों पर पड़ रहा है, क्योंकि जनता के पैसे से 55% बजट की पूर्ति होगी। बाकी की रकम निजी रूप से की गई फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री और आईओसी के सहयोग से जुटाई जाएगी। इस बार क्योंकि दर्शकों को स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं होगी, तो ये तो साफ है कि टिकट बिक्री से कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे तो कोरोना के कारण बजट बढ़ गया है, लेकिन महामारी आने से पहले ही लागत नियंत्रण से बाहर हो चली थी। 2017 में ही आईओसी ने टोक्यो से कहा था कि वो बजट को घटाए। आईओसी को चिंता थी कि लागत बेतहाशा बढ़ने से भविष्य के आयोजनों पर बुरा असर होगा और ज्यादा खर्चे के डर से संभावित मेजबान पीछे हट जाएंगे। आपको बता दें कि 2016 के ओलंपिक ब्राजील के रियो दी जेनेरो में हुए थे और उस समय आयोजकों ने कुल 13.2 अरब डॉलर खर्च किए थे, जिसमें से 2.06 अरब डॉलर खेल आयोजन स्थलों पर खर्च हुआ था। इनमें से अधिकांश स्टेडियम खेलों के बाद बुरी हालत में पहुंच चुके हैं। जानकारों का कहना है कि खेल अर्थव्यवस्था से मिले मजबूत साक्ष्य बताते हैं कि आयोजन स्थलों के निर्माण पर खर्च की गई रकम कोई ऐसा निवेश नहीं है जिससे बढ़िया रिटर्न मिल सके। इन भारी भरकम निर्माणों का खेलों के समापन के बाद कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता है। इसकी वजह यह है कि ओलंपिक में बहुत से विशिष्ट खेल इवेंट होते हैं जिनमें आमतौर पर लोग भाग नहीं लेते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आयोजन स्थलों के निर्माण में कमी लाकर बजट कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और ये शहर कम से कम 2 उन वेन्यू का इस्तेमाल करेगा जिनका निर्माण 1932 के ओलंपिक के लिए हुआ था। जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खड़ा है उसी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। 2020 के ओलंपिक की एक खासियत ये है कि ये इतिहास के सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप वाले खेल होने वाले हैं। आयोजकों ने अपने ही देश से 3.3 अरब डॉलर की स्पॉन्सरशिप हासिल कर रखी है। दरअसल कोरोना आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और आयोजकों ने लोकल स्पॉन्सरशिप बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। इतनी बड़ी रकम लोकल स्पॉन्सरशिप के जरिए पहले कभी जुटाई नहीं जा सकी थी। बहरहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि खेलों, खिलाड़ियों, आम जनता और सरकारों के हित में यही है कि ओलंपिक पर होने वाला खर्चा सीमित किया जाए, क्योंकि अनावश्यक खर्चे से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। देश में मध्य प्रदेश पेट्रोल पर तो राजस्थान डीजल पर टैक्स वसूलने में सबसे आगे है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लोकसभा में दिए एक जवाब के मुताबिक मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 31 रुपए 55 पैसे सेल्स टैक्स या वैट लिया जाता है, जबकि राजस्थान में डीजल पर सबसे अधिक 21 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर कर के रूप में लिए जाते हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ईंधन तेलों पर सबसे कम टैक्स वसूला जाता है। वहां पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 4 रुपए 82 पैसे और 4 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर सेल्स टैक्स लिया जाता है। राजस्थान में पेट्रोल पर प्रति लीटर 29 रुपए 88 पैसे और महाराष्ट्र में 29 रुपए 55 पैसे टैक्स लिया जाता है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में डीजल पर क्रमशः 21 रुपए 68 पैसे, 20 रुपए 93 पैसे, 21 रुपए 78 पैसे और 20 रुपए 85 पैसे वैट लिया जाता है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर कीमत का क्रमशः 55 और 50% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें शुल्क के रूप में लेती है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 32 रुपए 90 पैसे और 31 रुपए 80 पैसे निश्चित कर वसूलती है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की रिटेल कीमत 101 रुपए 54 पैसे है। इसमें से केंद्र 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी और 23 रुपए 43 पैसे राज्य सरकारें वैट के रूप में लेती है। इस तरह डीजल की 79 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर कीमत पर केंद्र और राज्य क्रमशः 31 रुपए 80 पैसे और 13 रुपए 14 पैसे टैक्स लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 29 रुपए 55 पैसे और डीजल पर 20 रुपए 85 पैसे वैट ले रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में पेट्रोल
पर 23 रुपये 31 पैसे और 15 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर कर लिया जा रहा है। वैसे करों में लाभ की बात करें तो आंध्र प्रदेश को सबसे अधिक फायदा हुआ है। राज्य ने पिछले साल प्रति लीटर पेट्रोल पर 7 रुपये 59 पैसे और डीजल पर 5 रुपये 48 पैसे का लाभ कमाया। इसके बाद तेलंगाना और मध्य प्रदेश ने पेट्रोल पर क्रमशः 5 रुपये 77 पैसे और 5 रुपये 65 पैसे, जबकि डीजल पर 4 रुपये 8 पैसे और 3 रुपये 65 पैसे कमाए। दिल्ली ने पेट्रोल पर 4 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर कमाए, लेकिन डीजल पर वैट कम करने से उसे डीजल पर मिलने वाले प्रति लीटर लाभ में 5 रुपये 69 पैसे की गिरावट हुई। पूर्वोत्तर के मेघालय, असम, नागालैंड में भी प्रति लीटर लाभ में गिरावट देखी गई। राजस्थान को पेट्रोलियम पदार्थों पर मिले लाभ में पिछले साल के मुकाबले 1,800 करोड़ का इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में उसे 15,119 करोड़ का लाभ हुआ। मध्य प्रदेश को 1,188 करोड़ का फायदा हुआ। इसकी प्रति वर्ष कमाई 10,720 से बढ़कर 11,908 करोड़ हो गई। उत्तर प्रदेश को पिछले साल के मुताबिक 1,844 करोड़ अधिक फायदा हुआ और पेट्रोलियम पदार्थों पर उसकी कमाई 21,956 करोड़ हो गई। इस दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र के रेवेन्यू में सिकुड़न आई। दिल्ली की पेट्रोलियम पदार्थों पर कमाई 1,180 करोड़ कम होकर 2020-21 में 2,653 करोड़ रही, जबकि महाराष्ट्र को 2021 में 25,430 करोड़ रुपए मिले, जो कि 2019-20 के मुकाबले 1,361 करोड़ रुपए कम है। बता दें कि खुद सरकार को मार्च 2021 तक एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल पर 1,01,598 करोड़ और डीजल पर 2,33,296 करोड़ मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। तालिबान का एक 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 2 दिनों के चीन दौरे पर है। इस बीच प्रतिनिधिमंडल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। बुधवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने अपने एक बयान में कहा कि वो चीन के साथ शांति प्रक्रिया और सुरक्षा मुद्दों को लेकर बात कर रहा है। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने ट्वीट किया कि बैठक में राजनीति, अर्थव्यवस्था और दोनों देशों की सुरक्षा और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और शांति प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। नईम का कहना है कि तालिबान वार्ताकार और डेप्यूटी लीडर मुल्ला बरादर अखुंद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने चीन के विशेष दूत से भी मुलाकात की और ये दौरा चीनी अधिकारियों के निमंत्रण के बाद हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस बारे में बयान जारी किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि वरिष्ठ चीनी राजनयिक वांग यी ने उत्तरी चीनी शहर तियानजिन में तालिबान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस यात्रा से अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के इस संवेदनशील समय में तालिबानियों की मान्यता और मजबूत होने की संभावना है। इन चरमपंथियों का खाड़ी देश कतर में एक ऑफिस है जहां शांति वार्ता हो रही है। गौरतलब है कि इसी महीने इस चरमपंथी समूह ने ईरान में भी अपने एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा था, जहां उनकी अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। चीन अफगानिस्तान के साथ एक सीमा साझा करता है, जहां सुरक्षा व्यवस्था की हालत गंभीर होती जा रही है, जिससे हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ने अपने सैनिकों के सितंबर महीने तक वापसी का ऐलान किया है। इसके बाद से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर जिलों और सीमावर्ती इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि पिछले साल ही अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान सरकार और तालिबानियों के बीच शांति समझौता हुआ था, जिसका कोई खास असर नहीं पड़ा। समाचार एजेंसी के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता ने चीन को यह आश्वासन दिया है कि वो किसी को भी चीन के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। उधर चीन ने भी अफगानों के साथ उनकी सहायता जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा कि वे अफगानिस्तान के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन देश में शांति बहाल करने और समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। गौरतलब है कि भारत भी तालिबान के साथ बैक चैनल के जरिए बातचीत में है। इस बात की पुष्टि जून महीने में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी की थी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि हम विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क में हैं। भारत ने अफगानिस्तान के विकास और पुनर्निर्माण के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को भी दोहराया था। तालिबानियों के बढ़ते प्रभाव के बीच इसे अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए मुश्किल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर तालिबानियों का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले महीनों में अफगानिस्तान सरकार को नतमस्तक होना पड़ सकता है। हालांकि तालिबानी प्रतिनिधियों का ये दौरा ऐसे समय में भी हो रहा है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन भारत दौरे पर हैं और इस बीच ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के डिप्लोमैट्स अफगानिस्तान के मुद्दे पर कोई अहम बयान जारी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।